हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं भाई क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 की हिंदी के बारे में। और देखेंगे हम मेनली कि हमें चैप्टर जो पढ़ना है वो है चैप्टर नंबर 20, जिसका नाम है दूसरा देवदास। ममता कालिया द्वारा इसे लिखा गया है और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो इन सभी क्लासेस की अपडेट्स के लिए। नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेज और बाकी के सभी कंटेंट, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या लास्ट ईयर के पेपर, आप विजिट कर सकते हो हमारी वेबसाइट जो है chriscrossclasses.in। तो फटाफट से देखते हैं भाई जरा क्या पढ़ना है इसके अंदर। उसी बीच एक इंपॉर्टेंट बात कि हमारी जो एप्लीकेशन है क्रिस क्रॉस क्लासेस की ऑफिशियल एप्लीकेशन, वो भी लॉन्च हो चुकी है। तो अभी के अभी आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करें क्रिस क्रॉस क्लासेस और फटाफट से डाउनलोड करें क्रिस क्रॉस क्लासेस की एप्लीकेशन, जहां पर आपको सभी कंटेंट एक ही जगह बड़े आराम से मिल जाता है। तो फटाफट से देखते हैं भाई किसने लिखा है ये चैप्टर। तो ये लिखा गया है ममता कालिया जी के द्वारा। इनके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ममता कालिया है कौन। तो हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध कहानीकार हैं, जिनका जन्म 2 नवंबर 1940 को मथुरा में हुआ था। मथुरा वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहां के कैनेडियन मिशन अस्पताल में हुआ। इनकी माता जी का जो नाम था वो इंदुमती था और पिता का नाम था श्री विद्याभूषण अग्रवाल। अब इनकी शिक्षा के बारे में बात करें तो इनकी जो शुरुआती शिक्षा थी, प्रारंभिक शिक्षा, वो गाजियाबाद के कॉन्वेंट स्कूल से पूरी हुई। और अपनी पूरी शिक्षा इन्होंने किससे की है भाई? इंग्लिश मीडियम यानी अंग्रेजी माध्यम से की है। अब जो पिताजी हैं उनके बार बार तबादले यानी ट्रांसफर की वजह से ममता जी ने अपनी स्कूली शिक्षा गाजियाबाद, दिल्ली, नागपुर, मुंबई, पुणे, इंदौर के स्कूलों में की। और 1961 में इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय इंदौर से क्या किया भाई? बीए की परीक्षा उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण की। और साथ ही साथ 1963 में दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में क्या किया? एमए किया। एमए करने के बाद दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में इन्हें प्रोफेसर की नौकरी मिल गई और इस तरीके से ये टीचिंग में आ गई। अध्यापन के अंदर हम देखें यानी टीचिंग के अंदर, तो दौलत राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की अध्यापिका रही। एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई में अध्यापन कार्य किया। महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में ये प्रधानाचार्य रही यानी कि प्रिंसिपल रही। इसके बाद निदेशक का भी इन्होंने कार्य किया। कहां पर? भारतीय भाषा परिषद कोलकाता में निदेशक ये रही। और स्वतंत्र लेखन भी किया इन्होंने यानी कि इंडिपेंडेंट राइटिंग वगैरह भी की। तो नई दिल्ली में रहकर ये क्या कर रही हैं भाई? स्वतंत्र लेखन का कार्य कर रही हैं। अगर इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी रचनाओं के बारे में, तो इन्होंने अपनी रचनाओं और नवीन साहित्यिक प्रयोग के कारण बहुचर्चित और विख्यात साहित्यकार है, यानी इन्होंने अलग अलग प्रकार की रचनाएं की हैं और अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज के उन पहलुओं को दर्शाया है जो अब तक क्या थे? अछूते थे, यानी जिनके बारे में कोई और नहीं लिख रहा था, उनके बारे में इन्होंने अपनी रचनाओं के अंदर लिखा है। इनके उपन्यास की बात करें तो बेघर, नर्क दर नर्क, प्रेम कहानी, एक पत्नी के नोट्स, दौड़, लड़कियां, दुखम सुखम, ये सब इनके मुख्य उपन्यास हैं। जैसा कि यहां पर भी दिया गया है नर्क दर नर्क। कहानी संग्रह देखे तो थिएटर, 25 साल की लड़की, रोड के कोवे, इनके इसके अलावा 12 कहानी अलग अलग संग्रह हैं जो संपूर्ण कहानियां नामक 2 खंडों में क्या किया गया है भाई? जिसे प्रकाशित किया गया है। यानी कि ये तो है ही, और इसके अलावा 12 और कहानी संग्रह हैं जिन्हें संपूर्ण कहानियां नामक 2 खंडों में क्या किया गया है भाई? प्रकाशित किया गया है। कविता के बारे में बात करें सो ट्रिब्यूट टू पापा एंड अदर पोम्स अंग्रेजी कविता संग्रह है। खाड़ी, घरेलू औरत और कितने प्रश्न करूं। नाटक और एकांकी के बारे में बात करें तो आत्मा अठन्नी का नाम है, आप ना बदलेंगे, यहां रहना मना है। ये क्या है भाई? इनकी कुछ अलग रचनाएं यानी कि नाटक और एकांकी वगैरह है। इसके बाद अगर हम आगे चले तो इनके पुरस्कारों के बारे में बात करें तो इन्हें सरस्वती पत्रिका का कहानी पत्रिका सम्मान, उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का कहानी सम्मान, अभिनव भारती का रचना सम्मान और साहित्य भूषण इन्हें क्या है भाई? यानी जो उसका रचना सम्मान और उसी के साथ साथ साहित्य भूषण इन्हें दिया गया है, यानी इन्होंने प्राप्त किया है पुरस्कार के रूप में। साहित्यिक विशेषताओं के बारे में देखें तो इनकी रचनाओं में मानवीय मूल्य और संवेदनाओं का स्थान है। कहीं लेखन में सटीक व्यंग है, यानी कहीं पर व्यंग भी किया गया है, तो कहीं कहीं कल्पना और रोमानियत भी है। युवा मन के आकर्षण और संवेदनाओं को अभिव्यक्ति प्रदान की, यानी जो युवा मन होता है उनके अंदर की जो फीलिंग्स है उसको इन्होंने क्या किया है? अपनी कहानियों के अंदर बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया है। भाषा शैली की बात करें तो सरल शब्दों का प्रयोग किया जाता है पर आकर्षक भाषा है, ठीक है। इसी के साथ साथ विषय के अनुसार सहज अभिव्यक्ति,
शब्द अच्छे तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, सजीवता है, सरलता है, बोधगम्यता है, व्यंग भी है और यथार्थता भी है, रोचकता भी है। तो ये सब चीजें इनके कहानी लेखन में हमें देखने को मिलती हैं। तत्सम शब्द हो, तद्भव शब्द हो, देशज शब्द हो, साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र के शब्दों का भी इनके लेखन में बड़े स्तर पर क्या किया जाता है भाई, प्रयोग किया जाता है। तो ये थे हमारी कौन, राइटर, जो कि ममता कालिया हैं। आपसे बेसिकली पूछ लिया जाता है। हमने इतनी सारी इंफॉर्मेशन इसीलिए दी है ताकि उसमें से मेन पॉइंट्स भी आपको याद रहें, तो आपका काम आराम से हो जाए। अब हम चलते हैं भाई पाठ की तरफ। तो बेसिकली इसमें क्या बताया गया है, तो देखो ममता कालिया की कहानी जो दूसरा देवदास है वो प्रेम के महत्व और गरिमा को ऊपर उठाती है। यानी एक प्रेम की कहानी है दो लोगों के बीच की, और इसमें उसी को दर्शाया गया है। इस कहानी से यह सिद्ध होता है कि प्रेम को किसी निश्चित व्यक्ति, स्थान और समय की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ये अपने आप ही हो जाता है। यानी ना तो व्यक्ति की जरूरत है, ना स्थान की और ना समय की, जहां होना होता है प्रेम अपने आप ही हो जाता है। 21वीं सदी में विलासिता की संस्कृति ने प्रेम के स्वरूप को ऊपरी बना दिया है। यानी अगर हम नॉर्मली देखें, अभी जो सदी चल रही है, तो आज के दौर के प्रेम संबंधी रिश्ते अगर आप देखोगे तो सिर्फ मतलब के रह गए हैं। लोग अपना मतलब साधते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो वो रिश्ते ऊपरी बन गए हैं। ऐसे में ये कहानी क्या है भाई, प्रेम के वास्तविक स्वरूप को रेखांकित करती है, यानी उसका असली स्वरूप क्या है, और साथ ही साथ जो युवा मन है उसकी संवेदना, भावना और कल्पना को भी क्या करती है, दर्शाती है। यानी जो एक अडल्ट होता है, एक युवा होता है, उसके मन में क्या क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या क्या भावनाएं होती हैं, उन सबको भी इस कहानी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। तो अगर हम देखें तो कहानी हमारी यहां से शुरू होती है कि हर की पौड़ी की बात की गई है। ठीक है, शाम को हर की पौड़ी, हर की पौड़ी का मतलब आप सबको पता ही होगा, जो हरिद्वार है। ठीक है भाई, हरिद्वार पे जो सीढ़ियां होती हैं उन्हें हर की पौड़ी बोला जाता है, जिससे उतर कर गंगा जी में जाया जाता है। तो हर की पौड़ी में गंगा आरती का रंग निराला होता है। भक्तों की भीड़ भाड़ मनोकामना पूरी करने के लिए फूल, प्रसाद आदि की खरीदारी करती है, और उस समय पंडे और गोताखोर सक्रिय हो जाते हैं। पंडे का मतलब जो पंडित है, और गोताखोर का मतलब जो गोता लगाते हैं। चारों ओर पूजा का माहौल है। 5 मंजिला नीलांजलि में एक सहस्त्र दीपक जल जाते हैं। ठीक है, यानी 5 मंजिल, वो आपने बड़ा सा दिया देखा होगा ना, उसमें ऐसे 5 लेवल्स होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, यानी वो सहस्त्र दीपक, यानी बहुत सारे दीपक उसमें क्या है, जल रहे हैं, और आरती शुरू हो चुकी है। प्रार्थना के दिए लेकर फूल के छोटे छोटे दाने गंगा की लहरों पर लहराते हुए आगे बढ़ते हैं। चंदन और धूप की सुगंध पूरे वातावरण में फैल जाती है और भक्त संतोष से क्या है, भर जाते हैं। तो यहां पर उन्होंने उस हर की पौड़ी का वर्णन किया है, और अब इस हर की पौड़ी पर ऐसा क्या होता है जो प्रेम की ओर लेकर जाता है, यह हमें देखना है। तो देखते हैं। अब जो वहां पर लोग रहते हैं जिन्हें गंगा पुत्र कहते हैं, गंगा पुत्र कौन है भाई, गोताखोर है। ठीक है, जो गंगा में डुबकी लगाते हैं और भक्तों द्वारा छोड़े गए धन को इकट्ठा करके अपनी आजीविका चलाते हैं। यानी वो क्या करते हैं बेसिकली, जैसे आपने देखा होगा कि लोग नॉर्मली पैसे वगैरह फेंक देते हैं नदियों में, गंगा नदी वगैरह में, तो कुछ गोताखोर होते हैं जो कि नदियों में जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं भाई, डुबकी लगाते हैं और वही पैसे वगैरह इकट्ठे करके अपनी आजीविका यानी अपनी जो जरूरतें हैं उसे पूरा करते हैं। इनका जीवन गंगा पर निर्भर करता है, यानी ये जो गोताखोर हैं इनका जीवन गंगा पर निर्भर करता है, और ये रोजगार इकट्ठा कर कुछ घाट पर अपनी बहन या पत्नी को दे देते हैं, जो इन्हें बेचकर नोट कमाती है। कई बार उनके साथ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना ये अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि यही उनका काम है, यही उनका तरीका है, और यही उनका पैसे कमाने का एक जरिया है। अब यहां पर घाट पर ऐसा क्या होता है, तो नायक और नायिका है कौन। तो इतना घाट के बारे में बताने के बाद, वहां के गोताखोरों के बारे में बताने के बाद, अब आती है मेन बात कि कहानी का जो नायक है उसका नाम संभव है, और जो नायिका है उसका नाम क्या है, पारो। संभव कुछ दिनों के लिए नानी के घर आया है, और वह नास्तिक है। नास्तिक का मतलब जो भगवान में विश्वास नहीं करता, पर फिर भी माता पिता के कहने पर गंगा का आशीर्वाद लेने आए, यानी ये उस गंगा नदी के किनारे आया है। नायक और नायिका का प्रथम परिचय गंगा तट पर स्थित मंदिर में होता है। यानी नायक जो है हमारे कौन, संभव, और जो नायिका है पारो, उन दोनों का मिलन कहां पर होता है, जो गंगा नदी के पास स्थित क्या है भाई, एक मंदिर है, वहां पर उनका मिलन होता है। कैसे कि भाई मंदिर में धन चढ़ाने के बाद, यानी मंदिर में पैसे चढ़ाने के बाद संभव ने कलावा बांधने के लिए हाथ बढ़ाया। तो संभव अपना हाथ आगे बढ़ाता है कलावा बंधवाने के लिए,
तभी एक नाजुक कलाई भी कलावा बांधने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और संभव गुलाबी कपड़ों में भीगी लड़की को देखता है। पुजारी दोनों को एक जोड़े के रूप में मानते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यानी होता क्या है, अब इसे समझो कि भाई जो व्यक्ति है, संभव ने अपना हाथ बढ़ाया कलावा बंधवाने के लिए, और इसी बीच जो पारो है यानी कि जो नायिका है वो भी अपना हाथ बढ़ाती है, और जब संभव अपने बगल में देखता है तो उसे एक लड़की दिखती है जिसने गुलाबी कपड़े पहन रखे हैं और वो पूरी भीगी हुई है। अब पुजारी को ऐसा लगता है कि ये दोनों क्या है, जोड़ा है, जोड़ा का मतलब पति पत्नी है कुछ ऐसा, तो वो उन दोनों को साथ में आशीर्वाद देता है। क्या कहता है भाई वो आशीर्वाद में कि सुखी रहो, फलो फूलो, जब भी आओ साथ ही आना, गंगा मैया मनोकामना पूरी करे। लड़की घबरा जाती है और जल्दी से छिटक कर दूर होती है और तेजी से वहां से चली जाती है। इस प्रकार दोनों के बीच पहला आकर्षण हर की पौड़ी में पैदा हो जाता है, जो लगातार घटने वाली घटनाओं के क्रम से क्या होता है, प्यार में बदल जाता है। यानी ऐसी फिर आगे चलकर और बहुत सी घटनाएं होती हैं जिनसे वो क्या होता है, वो जो उसके अंदर की फीलिंग थी वो किस में बदल जाती है, प्यार में बदल जाती है। इसे ही हम क्या कह सकते हैं भाई, पहली नजर का प्यार कह सकते हैं। यानी पहली नजर में जो प्यार होता है उसे कह सकते हैं। इसके बाद आगे देखें तो भाई क्या होता है, अब संभव के मन में क्या चल रहा है, वो उस लड़की से तो मिल लिया, उसके बाद संभव के मन की स्थिति क्या है। तो उस छोटी सी मुलाकात ने संभव के मन में कल्पना और सपनों के पंख लगा दिए। यानी अब जो संभव है वो उसी लड़की के बारे में सोचे जा रहा है बार बार, उससे फिर मिलने की बेचैनी पैदा हो गई है, और ऐसा अजीब सा एहसास था कि बेचैनी के साथ साथ सुख भी दे रहा था। यानी वो चिंतित तो था, बेचैनी तो हो रही थी, पर उसे अच्छा भी लग रहा था अंदर से। ठीक है, मन ही मन उसके रूप को याद करके वह उसे बात करने के बारे में सोचने लगा, और ऐसा आकर्षण उसे पहली बार महसूस हुआ। यानी ये सब सोचते सोचते, ये सब देखते हुए उसके मन में क्या हुआ, आकर्षण पैदा हो गया। किसके प्रति, पारो के प्रति, जो कि नायिका है हमारी। लड़की का आंख मूंद कर पूजा करना, यानी अब वो इमेजिन कर रहा है कि भाई कैसे लड़की ने आंख मूंद कर पूजा कर रही थी, माथे पर गीले बालों की लटें थी, कुर्ते को छूता गुलाबी घेरा था और उसका कोमल स्वर था। यानी कितने प्यार से वो बात कर रही थी। संभव पूरी रात इन्हीं ख्यालों में खोया रहा। अचानक उसे बिंदिया और श्रृंगार के अन्य साधन पसंद आने लगे। यानी जब उसने ये सब देखा तो बाकी की जो चीजें थी, चाहे वो बिंदिया हो या श्रृंगार के बाकी के साधन, वो भी उसे अच्छे लगने लगे, और अचानक मांग में सितारों को भरने जैसे उसे गाने पसंद आने लगे। यानी वो जो वो प्रेम संबंधी गाने होते हैं वो भी क्या होने लगे, उसे धीरे धीरे पसंद आने लगे, क्योंकि वो जो वो पहली नजर में प्यार होना था वो उसे हो चुका था। इसके बाद क्या होता है भाई, अब फिर भाई ये सब मनसा देवी पर जाते हैं। अगर आप सब हरिद्वार गए हो तो आपको पता होगा कि वहां पर मनसा देवी भी है, जहां पर नॉर्मली लोग जाते हैं दर्शन करने। तो सभी भक्त मनसा देवी पर अपनी मनोकामना के लिए लाल और पीले रंग के धागे बांध रहे थे। यानी कि वहां पर जाकर सब क्या करते हैं भाई, एक धागा लेते हैं और उसे वहां पर बांध देते हैं, और उनकी जो इच्छा होती है उस इच्छा को बोलते हुए उस धागे को क्या करते हैं, बांध देते हैं। तो संभव ने भी क्या किया, पूरी श्रद्धा के साथ, अब इसे गौर से समझना, श्रद्धा के साथ, ये वो व्यक्ति था जो कि नास्तिक था, ठीक है, पर उसने भी पूरी श्रद्धा के साथ मनोकामना की गांठ लगाई, जिसमें उसने उस लड़की से दोबारा मिलने की ख्वाहिश थी। यानी उसकी ख्वाहिश क्या थी कि वो उस लड़की से दोबारा मिल सके। किस लड़की से भाई, पारो से। अब जो पहला आकर्षण था वो प्यार में बदल चुका था, वहीं पारो भी इसी उम्मीद के साथ मनोकामना की गांठ लगाई। दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए क्या थे, बेताब थे, और अचानक दोनों मंदिर के बाहर क्या हुआ, फिर से मिल गए। यानी कि उधर पारो भी परेशान, इधर संभव भी परेशान। उसने भी मनोकामना के लिए क्या किया, मनसा देवी पर धागा बांधा, और उसने भी धागा बांधा। और अजीब बात यह हुई कि जैसे ही वो मंदिर से बाहर निकले वो दोनों एक बार फिर से टकरा गए, और दोनों ने ही अपनी अपनी ख्वाहिशों की गांठ के इतने जल्दी परिणाम की उम्मीद नहीं की थी। यानी उन्होंने नहीं सोचा था कि भाई अभी धागा बांधेंगे और अभी मिल जाएंगे, पर मिल गए, क्या कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं भाई पारो की मनोदशा क्या थी। संभव के बारे में तो हमने देख लिया कि वो क्या सोच रहा था, पारो के मन में क्या चल रहा था, पारो की स्थिति क्या थी। तो देखो पारो की जो स्थिति थी वो कुछ संभव से अलग नहीं थी, वह खुद भी उसके आकर्षण में डूबी हुई थी। ठीक है, युवा मन का एक तरफा प्रेम केवल एक झलक पाने के लिए व्याकुल था। यानी दोनों के मन में जो प्रेम था वो दोनों बस अब एक दूसरे को देखने के लिए व्याकुल थे, एक दूसरे को देखने के लिए परेशान थे। जब संभव के रूप में मनसा देवी पर लगी मनोकामना की गांठ का परिणाम आया तो वह आश्चर्य और मिश्रित खुशी में डूब गई। यानी जैसे ही उसने वहां पर धागा बांधा था और इंस्टेंटली उसे संभव वहां पर मिल गया, तो उसे आश्चर्य तो हुआ, साथ ही साथ क्या हुआ, खुशी भी हुई कि आफ्टर ऑल वो उससे मिल सकी।
सफेद साड़ी में उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो रहा था, क्योंकि वह भी इसी का इंतजार कर रही थी। यानी वो उसे शर्म आ रही थी एक तरफ, तो एक तरफ खुशी भी थी, क्योंकि वो भी इसी चीज का इंतजार कर रही थी कि संभव उससे क्या कर सके, मिल सके, या वो संभव से मिल सके। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने मन में एक और चुनरी चढ़ाने का संकल्प लिया। मनोकामना की पूर्ति के साथ ही देवी में विश्वास और संभव के लिए प्रेम और अधिक दृढ़ और स्थायी हो गया। यानी जैसे ही उनकी मनोकामना पूरी हुई, भाई धागा बांधा था, दोनों मिल भी गए, तो दोनों के ही मन में श्रद्धा और ज्यादा बढ़ गई और उन्होंने संकल्प लिया कि वो एक चुनरी और चढ़ाएंगे। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी पूरी कहानी। ठीक है, जिसके अंदर ये दर्शाया गया है कि कैसे शुरू से एक छोटी सी घटना के साथ वो जो एक तरफा प्रेम है उसकी शुरुआत होती है। ममता कालिया द्वारा लिखा गया है इसे। बहुत अच्छी स्टोरी है, एक बार पढ़ के देखना। अगर अभी रिसेंट में जल्दी है तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसी में से ही सब कुछ कवर हो जाएगा। इसका एक ही पार्ट है, पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है टर्म 2 की, तो उसे आप जाकर देख सकते हो। नोट्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलना। कंप्लीट समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो ताकि ऐसी बहुत सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे, आप अपने डाउट्स भी सॉल्व कर सको। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, ताकि बाकी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, क्योंकि अगर आप लाइक नहीं करोगे तो फिर मोटिवेशन कैसे मिलेगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलेंगे आपसे ऐसी एक और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक्स अ लॉट।